हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का जो चैप्टर है, आज हम पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में। और रूरल डेवलपमेंट जैसा कोई चैप्टर ही नहीं है पूरे, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इससे बढ़िया कोई चैप्टर है भी नहीं। और इतना कुछ सिखा के ही आपको जाएगा कि मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखो करीबन अगर इस साल के सैंपल पेपर की बात करें तो इस साल सैंपल पेपर में करीबन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। मोस्टली वुमेन्स वाला जो मामला है उसमें ये क्वेश्चंस थोड़ा सा इधर उधर करके ये पूछेंगे भी। ठीक है, तो मोस्टली सीबीएसई का फोकस रहता है कि जो अनसेंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बेस होंगे आपके, कि जो इकोनॉमिक टर्म के बेस के क्वेश्चंस होंगे, तो हो सकता है कि अगर कोई रूरल डेवलपमेंट का कोई फेनोमेना तैयार हो गया होगा उस समय तो उससे क्वेश्चन बन ही जाना है। ठीक है बेटा, तो आओ चलो हम देखते हैं रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, अब अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो शुरुआती कंडीशन की अगर बात कहें तो देखो रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है गांधी जी के शुरुआती गांधीयन थॉट पे ही ये तैयार हुआ था। ठीक है, अब गांधीयन थॉट जो थे, यानी गांधी जी ने ये एकदम सीधा सीधा कह दिया था कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है, इंडिया का जो डेवलपमेंट है, इट्स नॉट अबाउट द सिटीज। मतलब कि हमको शहरों को डेवलप नहीं करना था, हमको अपने गांव के एरिया को डेवलप करना था। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी थी वो कहां से आ रही थी, वो हमारे रूरल एरिया से आ रही थी, तो रूरल डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी था। अच्छा, एक बात और, वाइल आई एम राइटिंग दिस, मैं यहां पे अगर राइट कर रहा हूं तो आप कोशिश करिए कि उसको भी उसी के साथ राइट करते जाइएगा। जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप सुनते जाइएगा और आप लिखते जाइएगा। दूसरा, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो। तो गांधीयन थॉट की अगर हम बात करें तो गांधीयन थॉट ने कहा था, मतलब अगर गांधी जी ने कहा था कि सिटीज का डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा बट रूरल डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी कि हमको अपने गांव के एरिया को डेवलप करना था। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रूरल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट था क्यों? व्हाई रूरल डेवलपमेंट इज सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? भाई हम तो शहर की तरफ बढ़ रहे थे, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सिटीज, सिटीज ज्यादा डेवलप हो रही थी, तो गांव को डेवलप करने का जरूरी क्यों था? क्योंकि देखो ओवरऑल पॉपुलेशन जो थी, करीबन देखी जाए तो 2/3 ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, अगर हम बात करते हैं 2/3 पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की थी वो कहां से बिलोंग कर रही थी? वो बिलोंग कर रही थी किससे? रूरल एरिया से। किससे बिलोंग कर रही थी? रूरल एरिया से बिलोंग कर रही थी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो करीबन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो थी, इस रूरल एरिया की जो 1/3 पॉपुलेशन थी, ये पॉवर्टी के नीचे थी। किसके नीचे थी भैया? पॉवर्टी के नीचे थी। मतलब कि गरीबी रेखा के नीचे होने के कारण रूरल डेवलपमेंट का होना बहुत ही जरूरी था और ये इंपॉर्टेंट भी था। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अब इसी के सिनेरियो से एक सिनेरियो क्वेश्चंस बन के आता है कि ऑब्वियस सी बात था कि रूरल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था। ठीक है, चलो देखो, तो रूरल को डेवलप करने का सबसे पहला था कि आपको क्या प्रोवाइड करना था। अगर शुरुआती कंडीशंस में देखा जाए तो अगर हमारे रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए लैंड रिफॉर्म सिस्टम्स को तैयार किया गया। लैंड सीलिंग वाला जो चैप्टर है आपको, जो ह्यूमन कैपिटल पॉवर्टी वाला जो है, पॉवर्टी वाले में और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में भी वो चैप्टर मिल जाएगा, आपको पॉइंट मिल जाएगा। लैंड रिफॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया? जो लैंड सीलिंग हुई थी, लैंड सीलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा थी, उन जमीनों को बांटने की बात हो रही थी कि उसको आप क्या करिए, जमीनों को बांट दीजिए, गरीबों तक उन जमीनों को पहुंचाने की जरूरत थी। एक आदमी के पास कई 100 बीघा खेत है, मजा ले रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है जीवन का, एकदम राजाशाही की तरफ पड़े हुए हैं, और एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी नहीं हो वो मर रहा है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब ये हो गया था कि लैंड सीलिंग्स यानी लैंड रिफॉर्म को क्रिएट करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ बात हो रही थी डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज। किसकी बात हो रही थी भैया? डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स को हम डेवलप करने की बात कर रहे थे। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसका सबसे बेसिक था कि सबसे पहला पॉइंट कि लिटरेट करिए इनको, मतलब कि लिटरेसी को इंक्रीज करिए। ठीक है, लिटरेसी को क्या करिए? इंक्रीज करिए, लोगों को पढ़ाइए। और मोस्ट ऑफ द जो फोकस था वो किसके ऊपर था? वो फोकस था वुमेन्स के ऊपर, मतलब कि औरतों को डेवलप करना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि गांव में मोस्टली जो औरतें ही होती हैं वही तो काम करती हैं। मान लो कि घर का काम तो वही करती हैं। तुम ऐसे भी देख लोगे तो हमारे यहाँ गांव की औरतें ज्यादा काम करती हैं इन द रिस्पेक्ट टू शहर की औरतें। शहर की औरतें तो मजा लेती हैं, किटी पार्टी कर रही हैं, आनंद ले रही हैं, खाना बनाने के लिए कोई मेड आ गई, अपना खा लिया, बना लिया, उड़ लिया। ठीक है, दूसरा वो काम पे, कुछ औरतें काम पे भी जाती हैं। अब इस पे
कमेंट में मार मत कर लेना कि सर हम ये है, हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन के सिर्फ 16% औरतें ही काम करती हैं, बाकी सब घर पे रहती हैं, ठीक है। तो इतना नहीं करिएगा, 100 लोग में 100 औरतों में 16 ही औरतें काम कर रही हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट किसको इंक्रीज करना था? वुमेन्स को इंक्रीज करना था। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो दूसरे में क्या करना था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो इसमें दूसरा एजुकेशन करना, एजुकेशन पे तो काम हो ही रहा था। एजुकेशन किसको देना था? एडल्ट्स को देना था, एडल्ट्स को जो पढ़े लिखे नहीं हो। दूसरा चिल्ड्रंस के लिए, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं इन पे भी हमको एजुकेट करना था। और इस पे भी सबसे ज्यादा किसके लिए फीमेल, जो फीमेल बच्चे हैं, मतलब कि जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, उन पे हम एजुकेट करने की बात हम कह रहे थे। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरे की बात करें तो हम स्किल डेवलपमेंट करना था। हमको क्या डेवलपमेंट करना था भैया? स्किल डेवलपमेंट करना था। भैया देखो, गांव की औरतें या गांव के जो मर्द थे, दे आर ऑल नोन अबाउट द फार्मिंग। उनको फार्मिंग से ही कुछ ना कुछ आता था, या कैटल ब्रीडिंग करने आता था, या गाय भैंस बकरी पालन करने आता था। तो कहने का मतलब यह है कि हमको कुछ ना कुछ उनको स्किल देनी ही पड़ेगी। आज के समय में देखो तो आज के पास गांव की औरतों के पास स्किल है, वो कपड़ा सिलना जानती हैं, वो कैटल ब्रीडिंग कराना जानती हैं, दे आर नोन, मतलब कि बेसिक जो है कि पापड़ कैसे तैयार करना है। उसके बाद से तुम देखोगे गांव देहात के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं वो पापड़ वगैरह तैयार कराते हैं, दूध वगैरह तैयार कराते हैं। राजस्थान में देखोगे तो औरतें दूध गार के अमूल फैक्ट्री तक पहुंचाती हैं, वो खुद ही गाड़ी चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्किल डेवलपमेंट की भी बात हो रही थी। हमको क्या करना था? स्किल डेवलप करना था। और किसके लिए स्किल डेवलप करना था? ये हमको मेल साइड में भी चाहिए था और हमको ये फीमेल साइड में भी चाहिए था कि फीमेल को भी हम क्या करें? स्किल क्रिएट करें, और मेल को भी स्किल डेवलप करने की बात हो रही थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्टिव वर्क इन ईच सोसाइटी, या यानी ईच सोसाइटी या लोकेलिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे पक्का 1 नंबर तो बनना है। अगर क्वेश्चन बना तो इससे बन सकता है, आगे भी बताऊंगा। तो क्या होगा भैया कि डेवलपमेंट ऑफ क्या? प्रोडक्टिव वर्क इन ईच सोसाइटी या लोकेलिटी की बात हो रही थी। आपको डेवलप करना था। क्या डेवलप करना था? अब हवा बात तो डेवलप करोगे नहीं, तुमको यहां डेवलप करना था कि हर लोकेलिटी, मतलब कि हर गांव में कुछ ना कुछ प्रोवाइड करिए आप। यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग इन ईच लोकेलिटी ऑफ द विलेज। विलेज में कुछ ना कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करनी ही थी। अगर आप नहीं प्रोवाइड करते तो फार्मिंग से हमारा देश तो इतना आगे बढ़ नहीं पाता ना। कितना कोई फार्मिंग करेगा? अरे कोई आधा किलो, 1 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल, इससे ज्यादा तो फार्मिंग कर ही नहीं पाएगा। बहुत जिसके पास जमीन होगी तो वो अच्छा खासा कर सकता है, उससे तो उसका घर चलेगा नहीं। तो यहां पे क्या करना था आपको? डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोडक्टिव वर्क इन ईच सोसाइटी। कम से कम कोई ना कोई एक काम होना चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्रिएट कर दिया आपने, गरीबों के लिए कोई सोसाइटी क्रिएट कर दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी तैयार कर दिए, ताकि वो क्या कर सके, कुछ अपना अगर कोई काम भी स्टार्ट करना है तो वो पैसा मतलब लेके अपना काम भी कर सके। तो इन सारी चीजों पे बात हो रही थी। ठीक है, अगले पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो अगला पॉइंट कहता है किसका? अगला पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसको डेवलप करना था भैया? कि डेवलपमेंट ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। अब इसमें क्या होगा कि हर गांव में इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी थी भाई। बिना बिजली के तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। मोस्ट ऑफ द आज जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो किस पे काम कर रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही हैं। उसके बाद से भैया क्या देना था आपको? इरिगेशन देना था, क्योंकि फार्मिंग जो है हमारी वो इंपॉर्टेंट है, हमारी बैकबोन है भाई। अभी भी 54% के आसपास पॉपुलेशन हमारी किस पे है? फार्मिंग पे है। तो वहां पे पानी भी प्रोवाइड करना आपको जरूरी है। उसके साथ आप रोड्स तैयार करिए भैया, रोड्स जरूरी है। अब रोड्स आपने बनाया नहीं, अब बताओ कि अगर हम तुमको एग्जांपल देते हैं, हमारा गांव जो है बहुत थोड़ा सा, हमारा गांव यूपी का ही पड़ता है। यूपी में एक गांव पड़ता है बलिया, ठीक है, बागी बलिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि बलिया इन द सेंस मतलब कि मंगल पांडे जो थे वो वहीं से थे। ठीक है, तो
तो हम जिस एरिया से आते हैं, मतलब मेरा जब गांव है, वहां पे करीबन मैं बचपन से वो देखता आ रहा हूं कि थोड़ा सा अंदर साइड में है, तो मैं बचपन से देखता आया हूं कि करीबन 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, मतलब 7 किलोमीटर ऑफ ए डिस्टेंस जो है वो एकदम पैचेज रोड है, और इतना ज़्यादा उस पर मतलब रोड पे गड्ढे हैं कि अगर किसी की जान अगर हलक में रहेगी तो वो 7 किलोमीटर मुझे अगर नॉर्मल इंसान को पार करने में कार से करीबन 45 मिनट लग जाते हैं। इतने ज़्यादा खराब रास्ते हैं, और करीबन 10 सालों से मैं वो देखता आ रहा था। फिर गांव के लड़कों ने यार हम लोगों ने मिलकर काफ़ी कुछ कंप्लेन किया, तो उसके बाद से फिर वो रास्ते बने। वो खैर पुरानी बातें, बट कहने का मतलब क्या हुआ कि गांव की रोड्स अगर अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पे डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा ना। अब उस एरिया में कोई जाता नहीं है, अगर किसी गाड़ी वाले से कह दो ना कि भैया हमको इस एरिया में जाना है, तो पहले तो दाम बढ़ा देगा कि भैया रोड अच्छा नहीं है, रोड के अच्छे नाम थे, तो तुरंत अगर 300 रुपये किराया होगा तो तुरंत 500 मांगने लगेगा। तो ये भी दिक्कत है, और हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल ले जाना ले आना, तो ये सब समस्या वहां पे देखने को मिलती है। उसके बाद से देखो तो हम कहें हाईवे को डेवलप करिए, किसको डेवलप करिए भैया, हाईवेज को डेवलप करिए। उसके बाद क्या करिए आप, इरिगेशन फैसिलिटी तो आप प्रोवाइड ही कर रहे हैं, उसके बाद से आप रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करिए। किसकी रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, एग्रीकल्चर रिसर्च कराइए, वहां पे एग्रीकल्चर रिसर्च कराइए कि वो एरिया में कौन सा चावल, कौन सा गेहूं, कौन सा बाजरा, कौन सी मूंगफली अच्छी उगेगी, यानी कौन सा जो उसमें फसल है उस एरिया में सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तो इन सारी चीजों पे एक बेसिक बात चल रही थी कि कैसे हम रूरल एरियाज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगला एक पॉइंट और है, इन्होंने बात कर रही थी इंक्रीजिंग, मतलब कि जो पावर्टी थी, क्या थी हमारी पावर्टी को, जो पावर्टी थी हमारे गांव के एरिया में, इनको एलिवेट करना था। एलिवेट का मतलब ये हो गया कि पावर्टी को नहीं बढ़ाना था, पावर्टी को खत्म करके लोगों को ही एलिवेट करना था, उनके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना था। ठीक है, तो ये एक बेसिक हो गया रूरल डेवलपमेंट का। अब आ जाओ, अब देखो क्या बात हो रही थी। अब देखो मोस्ट ऑफ द हमारे जो रूरल एरिया थे, मतलब कि जो रूरल लोग थे, रूरल पीपल्स थे, जो रूरल पीपल्स थे वो किस में थे, वो फार्मिंग में थे। किस में थे भैया, फार्मिंग में थे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो इसी में थे, बट कुछ ऐसी भी पॉपुलेशन थी, जो ऐसे भी पॉपुलेशन थी हमारी जो लेफ्ट आउट कर जा रही थी। किससे कर जा रही थी लेफ्ट आउट, नॉन फार्मिंग एरियाज में। किसमें भैया, नॉन फार्मिंग एरियाज में। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर गांव में जो इंसान है उसके पास जमीनें पड़ी हुई हैं, लाखों की जमीनें पड़ी हुई हैं, अपना ऐश कर रहा है। कुछ गरीब लोग भी होंगे जिनके पास जमीनें नहीं होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे भी ज्यादा ध्यान देना था हमको। किस पे ध्यान देना था, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पे भी हमको ज्यादा ध्यान देना था। भाई जरूरी नहीं है कि खाली फार्मिंग से ही आपका पेट पले। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए। अब इसको कैसे तुम कर सकते थे, एक तो तुम क्या कर सकते थे कि कैटल सिस्टम तैयार करो, मतलब कि क्या करना, गाय पालन, मतलब कि काऊ, बफेलो। ठीक है, उसके बाद से आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे, इनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे। कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते थे, इन लोग से आप कोई सर्विस ले सकते थे। कहने का मतलब क्या हो गया कि इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल हम तुमको देंगे लिज्जत पापड़ का। किसका एग्जांपल देंगे, लिज्जत पापड़ का एग्जांपल देंगे। लिज्जत पापड़ भी एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। अब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया था कि 2 लोग मिलके इस सोसाइटी को तैयार किया, और गांव की जितनी औरतें हैं उनको क्या किया, मशीन दी, और मशीन देके कहा कि ऐसा है कि पापड़ बना के दीजिए, हम इसके बदले कुछ पैसा आपको देंगे। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो गांव की औरतें हैं जो घर पे काम कर रही थी, उसके चलते वो थोड़ा सा पैसा भी कमा ले रही थी। तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हुआ ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद से देखोगे गांव देहात में क्या होता है, खड़ा मसाला पैक करके बेचा जाता है, ये भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। उसके बाद से जो तुम मैक्सी वगैरह पहनते हो, जो मतलब तुम नहीं पहनते हो, मतलब घर में पहनती होंगे लोग, मम्मी, तो वो भी क्या है, वो भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। ठीक है, वो गांव की औरतें हैं उसको सिलती हैं। उसके बाद जो स्क्रंजीज वगैरह लड़कियां बाल में लगाती हैं, ये भी नॉन फार्म एक्टिविटी है। ठीक है, मेल्स वगैरह क्या है कि वो ऐसी एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, जैसे मान लो कि अगर वो नहीं हो पा रहा है तो पशुपालन में चले गए हैं। ठीक है, गाय भैंस बकरी पाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो सिस्टम था इसको आपको तैयार करना था कि नॉन फार्म एक्टिविटी। अच्छा, इसके साथ कुछ टॉप प्रायोरिटी भी थी। क्या थी हमारी, टॉप प्रायोरिटी थी। ठीक है, क्योंकि देखो इंडिया जो था वो बेसिक 4-5 बेसिक चीजों से झेल रहा था। एक तो पहला हेल्थ केयर। किससे भैया, हेल्थ केयर। हमारे यहां हेल्थ केयर एकदम घंटा नहीं था, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि हर घर तक हेल्थ केयर पहुंचाने की बात हो रही थी, और सरकार ने इस पे काम भी किया।
गांव गांव में हॉस्पिटल्स तैयार किए जिसमें एक फीमेल डॉक्टर और एक मेल डॉक्टर को रखा गया। मेल डॉक्टर एक जनरल फिजिशियन था जो जनरल बीमारी को देखेगा, और एक फीमेल डॉक्टर गाइनो की तरह काम करेगी, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट औरत, मतलब कोई औरत प्रेग्नेंट है उसको देखना, या औरतों की जो प्रॉब्लम्स है, फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको देखना। तो इसके लिए एक मेल एक फीमेल डॉक्टर के साथ 2 कंपाउंडर्स को भी रखे गए, जिसमें एक मेल एक फीमेल, वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन 4 कंपाउंडर भी रखे गए। उसके बाद से मेडिकल सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की, उसके बाद से एम्बुलेंस सिस्टम प्रोवाइड किया। तो हेल्थ केयर को टॉप प्रायोरिटी देने की बात हो रही थी। उसके बाद से एजुकेशन सिस्टम्स पे काम हुआ। एजुकेशन सिस्टम्स का मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को हर 10 किलोमीटर पे खोलने की बात हो रही थी, कि हर गांव के अगर कोई गांव 10 किलोमीटर भी बड़ा है तो उस गांव में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी स्कूल, और हर 12 से 15 किलोमीटर पे, 14 किलोमीटर पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए जो बच्चों को पढ़ा सके। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो हेल्थ केयर में क्या हुआ कि हॉस्पिटल्स दिए गए, हर विलेज में हॉस्पिटल्स दिए गए, ब्लॉक्स पे तैयार किया गया। उसके बाद विलेज में हॉस्पिटल दिए गए, ठीक है। इन हॉस्पिटल्स में एक फीमेल डॉक्टर के साथ एक मेल डॉक्टर भी थे। इनके साथ 4 कंपाउंडर, ये कंपल्सरी था किसी भी फैसिलिटी में, हॉस्पिटल फैसिलिटी में। एजुकेशन सिस्टम में आ जाए तो एजुकेशन सिस्टम में कि हर 10 किलोमीटर में करीबन 2 स्कूल्स होने चाहिए। ये तो एकदम मैंडेटरी था, ठीक है भैया। और हर 14 किलोमीटर पे, मतलब कि एवरी 14 किलोमीटर पे करीबन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना एकदम जरूरी था। ये तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद से सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। सैनिटेशन फैसिलिटी मतलब कि गांव की साफ सफाई कराइए, गांव को एकदम शुद्ध रखिए, शांत रखिए और अच्छा रखिए। और देखोगे ऑब्वियस सी बात है, गांव पे इतना ज्यादा डंप निकलता ही नहीं है। जितना ज्यादा डंप हम अपने शहरों में देख लेते हैं, इससे कम डंप निकलता है हमारे गांव में। तो डंपिंग सिस्टम का जो मामला था वो बहुत ही कम था। सैनिटेशन को लेके काफी कुछ काम किया गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने रखा क्या, जो होते हैं सफाई कर्मी, ठीक है, सफाई कर्मी रखे गए। ये मोस्टली इंडिया में, मतलब कि यहां पे उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा होते हैं। सफाई कर्मी रखे गए जो गांव को साफ करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आई? ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें किसकी, तो होम की बात हो रही थी, मतलब कि लोगों को आवास देने की, मतलब कि घर देने की बात हो रही थी, कि जो गरीब हैं उनको क्या करेंगे, हम कुछ पैसा दे देंगे ताकि वो अपने घर, अपने ऊपर कम से कम एक छत बना सकें। ये 4 बेसिक टॉप प्रायोरिटी थी। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जिसको हर घर आवास की बात भी कही गई। आज की सरकार जो कहती है हर घर आवास, ये अभी से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन और होम, ये टॉप प्रायोरिटी रही थी रूरल डेवलपमेंट को लेके। अब आगे चलो। अब दूसरी तरफ ये बात कर रहे थे कि इसकी जीडीपी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। किसमें भैया? जीडीपी ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इससे भी एक क्वेश्चन तो तय है अगर बना तो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा जीडीपी में एग्रीकल्चर का ही काम होता है। मतलब कि जीडीपी के में अगर आप पार्ट देखें तो एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा है, ठीक है। जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा पार्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? बट पार्ट होने की वजह से अगर जीडीपी में रेट की अगर हम बात करते हैं, मगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, किसकी बात करें, कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो सबसे लो है। कंट्रीब्यूशन क्या है? लो है। कंट्रीब्यूशन लो है। क्यों भैया? अगर हम देखें 1991 से लेके 2012 तक, तो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में, मतलब कि जीडीपी में दिया हुआ करीबन 3% ही है। कितना है भैया? 3%। मतलब कि 3, 3.5, 4 भी है, हर बुक अलग अलग दे रही है, इसी के करीब है। 4-5 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। 3 से लेके 5% के आसपास जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में ग्रोथ दिया गया वो करीबन 3% दिया गया। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं 2007 से ले लो, अगर 2007 से 2012 का ले लो,
तो 2012 में अगर तुम देखोगे तो 3.2% की ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? 3.2% ग्रोथ देखने को मिल रही है हमारी जीडीपी में, जो एग्रीकल्चर से आती है। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है एग्रीकल्चर पे। अच्छा, सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे, उसके बाद भी ये रेट हमको देखने को मिल रहा है। तो ये तो भैया बहुत ही दुखनीय, मतलब कि दर्दनीय समस्या है। ठीक है। अच्छा, ये हुआ क्यों? तो सबसे पहला देखो क्या हुआ कि डिक्लाइन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन हो चुके थे। ठीक है। अब वो कारण क्या बना? 1991 में जब एलपीजी, सारा मामला यही हुआ कि एलपीजी आ गया। क्या आ गया? और ये जरूरी भी था। देखो, एलपीजी की वजह से मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हो गई थी कि हमको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, या सबसे देखो एक सिंपल सा फैक्ट हम बोलते हैं, अगर किसी का कोई घर जलता है ना, तो सबसे पहले इंसान अपने कपड़े को लेके भागता है, अपनी चीज़ों को लेके भागता है, घर को वहीं छोड़ देता है। बात समझ में नहीं? समझ? भूकंप आएगा, अपने शरीर को लेके भागोगे, पहले अपने को बचाओगे। तो उस समय बात हो रही थी देश बचाने को। भले ही हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो रहे थे, उससे कोई मतलब नहीं था। पहले ये था कि देश को कैसे बचाया जाए। ठीक है, मतलब अपने जहान को, मतलब कि अपने देश को, अब जाने की तरह तो है, उसको कैसे बचाया जाए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी पब्लिक सेक्टर्स को डिक्लाइन हो गया। जो पब्लिक सेक्टर्स थी ये क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो इनएडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था नहीं। इनएडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ध्यान किस पे था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पूरा का पूरा ध्यान किस पे था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। एग्रीकल्चर पे तो कोई ध्यान ही नहीं जा रहा था किसी का। दूसरा, और इसके बाद अगर तीसरे पॉइंट के देखा जाए तो लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कौन सी भैया? लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। कहां नहीं मिल रही थी? इंडस्ट्री में और किस में भैया? सर्विसेज सेक्टर में। इन दोनों ही सेक्टर्स में कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कारण यही था कि गांव के लोग स्किल्ड नहीं थे ना। अब वो जिंदगी भर फार्मिंग किए हैं, गाय भैंस पाले हैं, बकरी पाले हैं, वो उसी में बेचारे रहे हैं। तो वो कैसे इंडस्ट्रीज में जाके और सर्विसेज में काम करते हैं? एजुकेट तो थे नहीं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला लिए, अब उनको भैया काम के लिए कोई चाहिए तो लो, अब काम करने के लिए कोई मिला ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी एक तरीके से क्या है? एक तरीके से लॉस था हमारे लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है। अब आओ अगले ही पॉइंट पे आते हैं। इसमें एक देखो क्या दिया था कि क्रेडिट एंड मार्केटिंग, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया। क्रेडिट एंड मार्केटिंग ऑफ रूरल इंडिया कि क्रेडिट एंड मार्केटिंग क्या रही, मतलब कि रूरल इंडिया के सिनेरियो में क्या रहा। देखो, अगर हम क्रेडिट की बात करें यानी उधारी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मनी कौन दे रहा था? मनी लैंडर्स दे रहे थे। कौन दे रहा था भैया? मनी लैंडर्स पैसा दे रहे थे। अच्छा, मनी लैंडर्स का मतलब क्या हो गया? इसके बाद से तुम्हारे ट्रेडर्स भी आ गए थे। ट्रेडर्स भी पैसा दे रहे थे, उधारी दे रहे थे। ट्रेडर्स भी उधारी दे रहे थे। किसको उधारी दे रहे थे? पैसा लेंड कर रहे थे। किसको लेंड कर रहे थे? फार्मर्स को कर रहे थे। किसको कर रहे थे भैया? फार्मर्स को कर रहे थे, मतलब गांव के लोगों को। और इनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। क्या चार्ज कर रहे थे? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। और इसी तरीके से ये क्रिएट कर रहे थे डेब्ट ट्रैप। क्या ट्रैप कर रहे थे? डेब्ट ट्रैप। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है, तो हाई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। मनी लेंडर्स का मतलब कि गांव देहात में देखोगे सूदखोर होते हैं, सूद पे पैसा देते हैं। ठीक है, सूद पे पैसा इन द सेंस का मतलब ये है कि इनका इंटरेस्ट रेट इस मुकाबले होता है कि अगर 10 लाख रुपए लिए हो तो हर महीने ये 10% चार्ज करेंगे या 7% चार्ज करेंगे, 8% चार्ज करेंगे, जैसी तुमको जरूरत है। अब गांव देहात में ये बताओ कि गांव देहात के लोग जिनको शादी करनी है, जिनकी बेटी की, और जिनके पास पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? वो इन्हीं सूदखोरों के पास जाते थे कि भैया हमको पैसा दे दीजिए, 2-4 लाख 5 लाख जो भी आपके पास है हमको दे दीजिए, हमको अपनी बेटी की शादी करनी, अपनी बहन की शादी करनी। ठीक है, अब वो क्या करेगा? इसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया, उसने घर उसका लिखवा लिया, कहा कि ऐसा है कि हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम हमको क्या करोगे? 10% ब्याज दोगे। अब 10% ब्याज महीने का देगा, वो साल का नहीं देगा, महीने का 10% ब्याज देगा। यानी अगर 5 लाख रुपया लिए तो हर महीने उसको कितना देना पड़ेगा? हर महीने उसको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एक्सप्लॉइट ही करना तो हुआ।
अब ट्रेडर्स ने भी इसको एक्सप्लॉइट किया, मतलब कि हाई ट्रैप सिस्टम या डेब्ट ट्रैप तैयार कर लिया। अब ये जब गवर्नमेंट को पता चला तो गवर्नमेंट ने 1962 में सोशल बैंकिंग सिस्टम्स को तैयार किया, सोशल बैंकिंग सिस्टम्स को तैयार किया, जिसमें यह कहा गया कि गांव के लोगों को क्या दिया जाएगा, क्रेडिट दिया जाएगा। अब इसी के मुकाबले नाबार्ड क्रिएट होता है, नाबार्ड क्रिएट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 1982 में बनता है। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं, एक तरह से फार्मिंग क्रेडिट, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी टू द रूरल एरिया, क्रेडिट फैसिलिटी टू द रूरल एरिया, ये उसकी बात कर रहे थे कि रूरल एरिया में हम क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स भी तैयार हुए। अब ये क्या थे भैया, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में तुम्हारे कौन कौन आ गए थे, कॉमर्शियल बैंक आ गए थे। कौन कौन आ गया था भैया, कॉमर्शियल बैंक आ गया था, ठीक है। उसके बाद आरबीआई भी आ गया, ठीक। उसके बाद से कौन आ गया, रीजनल रूरल बैंक भी आ गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की, क्या, किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की, इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की कि हम क्या करेंगे भैया, कि हम तुमको लोन दे रहे हैं, तुम चलो अपना काम चालू करो। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो क्या करते थे, चीपर रेट पे, किस पे भैया, चीपर रेट पे पैसा देते थे, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट था इनका। इस इंटरेस्ट पे ये क्या करते थे, चीपर रेट पे ये कॉमर्शियल बैंक्स किसको लोन दिया करते थे, फार्मर्स को लोन दिया करते थे। किसको लोन दिया करते थे, फार्मर्स को, या जो गांव के लोग थे उनको लोन दिया करते थे। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। तो ये अच्छा था भी, ठीक। अगर हम आगे की बात करें तो चीपर रेट भी प्रोवाइड कर रहे थे, इंटरेस्ट भी इनका चीप था। बट एक समस्या इनके साथ थी भाई, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जब भी किसी को लोन देता है तो उसके बदले कोलैटरल लेता है। क्या लेता है भैया, कोलैटरल लेता है। कोलैटरल लेने का मतलब क्या हो गया, कोलैटरल लेने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो उसके बदले कुछ देते हैं तब आपको लोन मिलता है। अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो 10 लाख की वैल्यू की कुछ चीजें आपको देनी होगी, या तो अपना घर रखिए, या आप बड़ी कोई गाड़ी रखे हैं आप गाड़ी रखिए, अपने पास ज्वेलरी है ज्वेलरी रखिए। तो इन सब चीजों को आपको रखना पड़ता, वहां पर आपको वहां पर रखने के बाद ही आपको लोन मिलता। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, कुछ और मत रख देना यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो बहुत लोग कुछ और भी रख देते हैं गैम्बलिंग में। आगे चलो, तो अब क्या हुआ कि कोलैटरल हो गया। अच्छा, अब कोलैटरल की अगर हम बात करें तो कोलैटरल हमको समझ में आ गया कि चलो ठीक है कि कमर्शियल बैंक, आरबीआई, रीजनल रूरल बैंक जो भी थे तुम्हारे बैंक, इन्होंने क्या किया कि कोलैटरल ले लिया, उसके बदले इनको लोन दे दिया कि भैया ऐसा है कि ये लोन लीजिए, काम करिए अपना, है। अब ये बताओ कि जिन गांव के लोग हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, वो कहां से कोलैटरल देंगे, घर द्वार, जिनके पास घरे द्वार नहीं, वो क्या देंगे, है। पति पत्नी को तो रखेंगे नहीं वहां पे कि साहब हमारा पति है, कुछ करता नहीं है, दारू पी के पड़ा रहता है, इसको ले लीजिए, इसके बदले कुछ पैसा दे दीजिए, कम से कम काम तो चलेगा हमारा, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक। तो इसी की वजह से कुछ क्रिएट हुआ। अब क्या क्रिएट हुआ, SHGs क्रिएट हुए, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हुए, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हुए, ये 10, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग मिल के क्या हुए कि एक ग्रुप तैयार किया, और सबने कुछ अमाउंट उस ग्रुप में डाल दिया, जिसको जितनी जरूरत होती थी उसमें से वो अमाउंट निकालता था, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट रेट जमा कर देता था, और विदाउट एनी कोलैटरल, ये याद रखिएगा, विदाउट एनी कोलैटरल, बिना किसी कोलैटरल के ये पैसा आपको मिलता था, विदाउट एनी कोलैटरल ये पैसा आपको मिलता था, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक से भी थोड़ा कम रहता था। बात समझ में है कि नहीं समझ में? अब तुम लोग है गांव देहात में है, 100-200 लोग मिले, अपना 10-10 हज़ार रुपए डाले, 10 लाख रुपया हो गया, किसी को 50,000 की जरूरत पड़ी, उसमें से 50,000 रुपया निकाल लिया, निकाल के अपना काम किया, फिर धीरे धीरे इसमें जमा करता गया, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी तैयार हुए। अच्छा, सबसे अच्छी बात है, अगर हम 2003 के एक रिपोर्ट के एनालिसिस के हिसाब से करीबन 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हुए थे, 7 लाख मतलब कि हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए थे। और ये अच्छी बात थी, अगर ये बहुत अच्छी बात थी कि 7 लाख रूरल मतलब एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तैयार हुए। अगला अगर हम बात करते हैं कि इसका रूरल बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अच्छा, अगर बैंकिंग सिस्टम की बात कर सकते तो एक तरीके से अगर क्रिटिकल अप्रेजल की बात करें, किसकी बात करें, क्रिटिकल अप्रेजल की बात करें, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, पहला तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। किसका इंपैक्ट पड़ा भैया? पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा किसका? बैंकिंग सिस्टम का।
ऑफ बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा इस पे। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा था इन पे, भाई डेवलप करना था तो पॉजिटिव इंपैक्ट तो पड़ा ही पड़ा, ठीक है। उसके बाद से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा किसका? ग्रीन रिवैल्यूएशन का। पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा किसका भैया? ग्रीन रिवैल्यूएशन का। ग्रीन रिवैल्यूएशन पता नहीं यार, भूल जाते हैं, ठीक है। हरित क्रांति जिसको कहा जाता है, रिवैल्यूएशन, अरे रिवॉल्यूशन, हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट अच्छा पड़ा था, पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। अच्छा, उसके बाद देखो क्या रहा। अगर हम तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें देखो एक बफर स्टॉक क्रिएट हो गया था। किसका स्टॉक क्रिएट हुआ था? बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स। ये 3 बेसिक पॉइंट है। बैंकिंग सिस्टम का भी अच्छा इंपैक्ट पड़ा क्योंकि पैसा मिल रहा था लोगों को और लोग अपना काम कर रहे थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी ये हो गया था कि लोगों के पास HY सीड्स आ चुके थे, उसकी वजह से फसलें ज्यादा हो रही थी, और फसलें जब ज्यादा हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक क्रिएट हो चुका था। तुम खुद सोचो कि इंडिया राइट नाउ राइस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है, वर्ल्ड में पहले स्थान पे है राइस में एक्सपोर्ट करने की। बात समझ में आएगी नहीं समझ में आए? तो ये किसकी वजह से हो पाया है? कहां पे हमारे पास खाने को नहीं था। किसी जमाने में आज से 60-70 साल पहले खाने को नहीं था, चावल, मरते थे लोग। आज हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो भाई एक बहुत अच्छी बात है। ये भी एक अच्छी बात है कि 70 सालों में कम से कम हम राइस तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ठीक। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकला। ऑब्वियस सी बात है, खुद देखो कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। क्रेडिट सिस्टम जब अच्छा होगा, क्या होगा? क्रेडिट सिस्टम अच्छा होगा तो फार्मर्स को क्या मिलने लगा? फार्मर्स को लोन मिलने लगा। फार्मर्स को लोन मिलने लगा और ये लोन से क्या करने लगे? फार्मिंग करने लगे। लोन से फार्मिंग करने लगे। अब जब फार्मिंग हुई तो स्टॉक क्रिएट हुआ। किसका स्टॉक क्रिएट होगा? ऑब्वियस सी बात है, गुड्स का यानी ग्रेन्स का स्टॉक क्रिएट होगा। और वो स्टॉक किस में चला गया? बफर में चला गया। मतलब कि अब ज्यादा हो रहा था, अब हम क्या कर सकते थे? इसको बाहर मार्केट में बेच भी सकते थे। तो ये एक अच्छा इंपैक्ट पड़ने लगा। बट एक चीज यहां पे आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा कि वाई फार्मर आर नॉट able to pay back loan and give reason। ये देखो एक क्वेश्चन बढ़िया है, बड़े क्वेश्चन में ये बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। तो देखो क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो बैंकिंग सिस्टम, ऑब्वियस सी बात है, मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम रिलेशन क्रिएट करने की बात कर रही थी। वो ये करने की बात कर रहे थे कि बैंक्स को क्या क्रिएट करना था? बैंक्स को रिलेशन क्रिएट करने पे ज़्यादा फोकस हुआ। किस पे फोकस हुआ? बैंक्स का रिलेशन क्रिएट करने का मतलब कि जो फार्मर्स थे यानी वहाँ के जो पीपल्स थे उनके साथ क्या करने की बात हो रही थी? एक रिलेशन क्रिएट करने की बात हो रही थी कि आप रिलेशन क्रिएट करिए उनके साथ। आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि आप पैसा क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, आप रिलेट कर पाइए और उनको एक तरीके से क्या कर सकिए? एग्जीक्यूट करिए। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनसे कोशिश कराइए कि आप लोन दे सके उनको। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरा देखो ये नुकसान क्यों हुआ? नुकसान इस वजह से हुआ कि फियर ऑफ लेफ्ट आउट हुआ। कोई भी गांव देहात में है जो अनपढ़ आदमी है उसको लोन से बड़ा डरता है। उसको लगता है कि यार अगर हम लोन ले लेंगे नहीं चुका पाएंगे तो हमारा घर भी चला जाएगा। तो इस वजह से भी लोन देने में सिस्टम होने लगा। अच्छा, वो लोन भी ले रहे थे, उसके बाद से वो क्या हो रहे थे? दे ही नहीं पा रहे थे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो पहला तो लेफ्ट आउट हो गए, उसके बाद से अगर ले लिया तो दे नहीं पाया। अच्छा, दूसरा क्या हो गया कि अगर फेमाइन या ड्रॉट आ गया, क्या आ गया बेटा? फेमाइन या ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया या बाढ़ आ गई, सूखा या बाढ़ आ गई, तब तो मामला गड़बड़ हो गया ना। अब तुम फसल उगा रहे हो, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तब भी काम 25 हो जाएगा तुम्हारा। तुम दे कहां से पाओगे? तुम्हारा तो पूरा का पूरा फार्मिंग ही डूब गई। तो जो एग्रीकल्चर था ये रिस्की था। क्या था? एग्रीकल्चर पे जो आप लोन ले रहे थे, एग्रीकल्चरल बेस पे जो आप लोन ले रहे थे, ये क्या लोन था? ये रिस्की था, जिसमें अमाउंट वापस आए या ना आए वो डिपेंड करता था किस पे? मानसून पे। किस पे डिपेंड करता था? रिस्की था, वो डिपेंड किस पे करता था? मानसून पे डिपेंड करता था। अगर मानसून बहुत अच्छा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है फसलें भी हमारी अच्छी होंगी, और फसल अच्छी नहीं हुई तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये एक बेसिक फैक्टर था जिसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि
इसकी वजह से फार्मर क्या हुआ है कि नॉट एबल टू पे बैक द लोन को वो पे बैक नहीं कर पा रहे थे। कि पहला, बैंक मोस्टली ये फोकस कर रहा था कि वो रिलेशन क्रिएट कर सके किसके साथ, फार्मरों के साथ, और उस रिलेशन में वो मोस्ट ऑफ द अमाउंट एग्जीक्यूट कराने के लिए, मतलब कि लोन को ज्यादा देने के लिए उन फार्मरों को एक कम कोलैटरल्स पे या इन चीजों को देने की कोशिश करने लगे। ठीक है, अब वो लोन तो ले रहे थे पर चुकता इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है कि वो रिस्की इन्वायरमेंट में काम कर रहे थे। अगर अच्छा खाली एग्रीकल्चर पे भी नहीं, अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पे भी काम करते, किस पे काम करते, नॉन एग्रीकल्चर पे भी काम करते, कि यानी गांव देहात में अगर हम कैटल ब्रीडिंग कर रहे हैं यानी गौ पालन कर रहे हैं, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। अगर मान लो कि कोई बीमारी ही आ गई और पूरी गाय मर गई तो काम तो बिगड़ गया ना आपका, वो भी लोन नहीं चुकता हो पाएगा। तो इस वजह से मामला बिगड़ गया। ठीक है, होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राइट नाउ इस वीडियो को बनाते समय मेरे 129 सब्सक्राइबर हैं, तो आई एम प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने यार मित्रों के साथ।